जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट लेसन में आपने पढ़ा था बोहर्स एटॉमिक मॉडल। टुडेज टॉपिक इज डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। Students, Bohr calculated the radius of electron. What is radius of electron? The distance of electron from the nucleus is called radius of electron. Bohr calculated the radius of electron of hydrogen atom. For this purpose, let's consider hydrogen atom. A hydrogen atom consists of one proton and one electron. प्रोटॉन पे चार्ज जो है वो सपोज कर लें कि प्रोटॉन का जो चार्ज है वो ई है, ई पॉजिटिव, और प्रोटॉन की जो नंबर है वो 1 है, यानी 1 प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो ई पॉजिटिव है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी ई से, यानी जी ई रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज ऑन प्रोटॉन और न्यूक्लियस। ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो ई नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन का मास m है और ये v वेलोसिटी से न्यूक्लियस के राउंड r डिस्टेंस पे मूव कर रहा है और ये जो r डिस्टेंस है जो कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमें यही कैलकुलेट करना है बाय बोहर्स एटॉमिक मॉडल। स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा वो फोर्सेस को जो इलेक्ट्रॉन पे ऑपरेटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन किन फोर्सेस की वजह से न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब हम इन फोर्सेस को कंसिडर करके इनसे ही रेडियस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज बॉडी है, इसी तरह से प्रोटॉन भी एक चार्ज बॉडीज़ है और इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर दो चार्ज बॉडी है और दोनों ऑपोजिटली चार्ज हैं और इनके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेटिव है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अगर दो चार्जेस आर डिस्टेंस पे मौजूद हों तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या रिपल्शन होती है, इस केस में तो अट्रैक्शन ही होगी ना, इट इज़ गिवन बाय F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब K क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, Q1 चार्ज ऑफ फर्स्ट बॉडी, Q2 चार्ज ऑफ सेकंड बॉडी और R डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज बॉडी। K को अगर हम रिप्लेस करें, K की जो वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है और टोटल K की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो कूलम्बिक फोर्स है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान में मौजूद है और इन केस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जब हम कंसीडर करते हैं तो हम इस फॉर्मूले को उसके अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। ठीक है, Q1 क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q2 क्या है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, या और R उनके दरमियान डिस्टेंस है, तो इसी कूलम्बिक फोर्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Q1 चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ZE। अभी हमने किया था ना कि प्रोटॉन का चार्ज जो है वो ZE, प्रोटॉन नंबर Z से ज़ाहिर होता है और इसका चार्ज E से। इसी तरह से जो Q2 है वो सेकेंड बॉडी है, ठीक है, और सेकेंड बॉडी कौन सी है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? E। तो ये हमने इससे रिप्लेस कर दिया। इसके बाद है इनका जो डिनोमिनेटर है इट रिमेन्स द सेम बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज़ R स्क्वायर। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये 4 पाई भी कांस्टेंट है और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब परमिटिविटी कांस्टेंट इसे कहते हैं। इससे क्या मतलब है? दो चार्जेस जब किसी मीडियम में मौजूद होते हैं, मतलब वो एयर में मौजूद हैं, वाटर में मौजूद हैं या किसी और मीडियम में मौजूद हैं, तो वो मीडियम इन चार्जेस की अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को अलो करता है, यानी वो कितना इनको अट्रैक्ट करने देता है या कितना इनको रिपल करता है, ये डिपेंड करता है मीडियम पे। ठीक है, और इस मीडियम के कांस्टेंट को हम कहते हैं, वो मीडियम का एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, कि वो किस हद तक चार्जेस को उनकी अट्रैक्शन को अलाउ करता है। ठीक है, इस कांस्टेंट की वैल्यू जो वैक्यूम के लिए है वो है 8.84 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल मीटर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये वो फोर्स है F इज़ इक्वल टू ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। ठीक है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो न्यूक्लियस है ये कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन पर ये अट्रैक्शन की फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। अब इलेक्ट्रॉन जो है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को देखें तो
अगर कोई बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रही तो वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। जैसे कि ये पिक्चर में शो कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रेट लाइन में अपनी वेलोसिटी को कंटिन्यू करना चाहता है। अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि कोई फोर्स है जो इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है। अब वो कौन सी फोर्स है? वो वही फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जो किसकी अट्रैक्शन? न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ही वो फोर्स है जो इस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करवाती है। ठीक है, और इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की, ये इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है ताकि वो सर्कल में मूव कर सके। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रेट जाने की बजाय सर्कुलर पाथ में मूव करता है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर की अट्रैक्शन की फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है सो दैट इट कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ये तो फर्स्ट वन फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन पे ऑपरेटिव है। ठीक है, अब हम ये भी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर गिरता नहीं है। ठीक है, यानी वो बैलेंस फॉर्म में है। बैलेंस कंडीशन के लिए एक ही फोर्स अगर इलेक्ट्रॉन पे एप्लीकेबल होती तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस कंडीशन में ना होता, वो इक्विलिब्रियम में ना होता। ठीक है, इसका मतलब है देयर मस्ट बी अनदर फोर्स विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, या अट्रैक्शन, ये जो कूलम्बिक अट्रैक्शन की फोर्स है इसको नलीफाई करने के लिए एक और फोर्स भी एग्जिस्ट करती है यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कंडीशन में रखी हुई है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल नहीं करता। वो फोर्स क्या होगी? वो रिएक्शन की फोर्स है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पे आपने सेंट्रीपिटल फोर्स जो पढ़ी है वो है Z² 4πε0r²। ठीक है, ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई होती है और उसको सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करवाती है। ठीक है, ये एक्शन की फोर्स है। अब इसके रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होती है, जो कि या इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करता है ताकि वो न्यूक्लियस में गिर ना सके। न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की फोर्स को जो है वो नलीफाई कर सके। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होती है और सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय FC = mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला यही है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो रिएक्शन की फोर्स होती है जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिरने नहीं देती, वो भी इतनी ही होगी। ठीक है, अब दो फोर्सेस हो गई इलेक्ट्रॉन पे, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी है? अट्रैक्शन की फोर्स, जो कि कूलम्स लॉ से हमने डिराइव की थी। ठीक है, Z² 4πε0r², क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स इस कूलम्बिक फोर्स के इक्वल है। ठीक है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स के रिएक्शन में जो फोर्स एग्जिस्ट करती है, जो अपीयर होती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और वो mv²/r है, जो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर लगाता है ताकि वो न्यूक्लियस के अंदर ना गिर सके। ठीक है, और यानी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को नलीफाई कर सके। अब ये दोनों फोर्सेस, चूँकि इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहा है, इट मीन्स कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट हैं। अब स्टूडेंट्स ये देखें, हम दोनों को इक्वेट करते हैं, दोनों फोर्सेस को। mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये। ठीक है, और Ze² 4πε0r² ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये दो फोर्सेस इलेक्ट्रॉन पे जो ऑपरेटिव हैं और इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द r डिस्टेंस पे रिवॉल्व कर रहा होता है। अब इन दोनों को इक्वेट किया और इनको रीअरेंज करके वी गेट द वैल्यू ऑफ r। रीअरेंज कैसे करना है आपने, अब देखें दोनों इक्वेशन की दोनों साइड पर r मौजूद है, इसके अलावा बाकी फैक्टर्स तो डिफरेंट है। r लेफ़्ट साइड पे भी मौजूद है, r राइट साइड पे भी मौजूद है। ठीक है, तो r से कट जाएगा, एक r जो है वो बाकी रह जाएगा राइट साइड पे। ठीक है,
अब चूंकि हमने रेडियस फाइंड आउट करना है, इसलिए आर को रीअरेंज कर लें, आर को लेफ़्ट साइड पे ले जाएं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और एम वी को आप राइट साइड पे ले आएँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो इक्वेशन मिलती है, आर इज़ इक्वल टू जी ई स्क्वेयर 4πε0 एम वी स्क्वेयर, दिस इज़ द इक्वेशन बाय विच वी कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, इस इक्वेशन से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इक्वेशन शोज दैट आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। आर ऊपर है, वेलोसिटी नीचे है, या वेलोसिटी ऊपर है तो आर नीचे है। ठीक है, व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रेडियस पे किस तरह से डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट्स, अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, इस फैक्टर को। आप अगर इलेक्ट्रॉन का रेडियस कम हो तो वो न्यूक्लियस के करीब होगा। अगर वो न्यूक्लियस के करीब होगा तो न्यूक्लियस उसको ज़्यादा अच्छी तरह से अट्रैक्ट कर सकेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सकेगा। तो ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करना होता है ताकि वो अट्रैक्शन के इस फैक्टर को नलीफाई कर सके। ठीक है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत करीब है तो इट हैज़ टू मूव फास्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको तेज़ मूव करना होगा। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे अगर कोई साइकिलिस्ट छोटे से सर्कल में मूव करना चाहे तो उसको एक तो फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी और दूसरा बहुत ज़्यादा उसको स्पीड से मूव करना होगा ताकि उसका वो सर्कुलर मोशन को मेंटेन कर सके। और इसके अगर वो इसी तरह से आप कोई पत्थर को घुमाना शुरू करें छोटी रस्सी के साथ बांधकर, तो आप देखें बहुत ज़्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ी और बहुत तेज़ी से घुमाना पड़ रहा होता है ताकि वो पत्थर जो है वो छोटे से सर्कल में मूव कर सके। लेकिन अगर आप बड़ा सर्कल यूज़ करते हैं, यानी बड़ी स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, तो आपको उसी स्टोन को बहुत एक दफ़ा आपने वो फोर्स अप्लाई की और तो वो इट स्टार्ट रिवॉल्विंग, यानी आपको फील भी नहीं होगा और वो अच्छे से मतलब बड़े सर्कल में मूव करना शुरू कर देगा। तो वेलोसिटी भी उसकी उस तरह से नहीं होगी जैसे आपको छोटे सर्कल में मूव करने के लिए। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के बहुत करीब है तो अट्रैक्शन की फोर्स को विथस्टैंड करने के लिए उसे ज़्यादा फास्टली मूव करना पड़ता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर व्हेन इट इज़ प्रेजेंट व्हेन इट इज़ प्रेजेंट फॉर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस तरह से ये वेलोसिटी जो है और रेडियस का रिलेशनशिप में है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने ये इक्वेशन जो डिराइव की है, इस इक्वेशन में हम इलेक्ट्रॉन का रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो। अब बाकी सारी चीज़ें तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मालूम नहीं की जा सकती आसानी से, इसीलिए हम इस इक्वेशन में से वेलोसिटी के फैक्टर को किसी और फैक्टर से रिप्लेस करते हैं। यानी हम ये चाह रहे हैं कि ये इक्वेशन थी जो रेडियस फाइंड आउट करने की थी, इसमें हम वेलोसिटी को रिप्लेस कर दें किसी और फैक्टर से। ठीक है, अब ये किस तरह से रिप्लेस होगा? इसे रिप्लेस करने के लिए हम बोहर्स का एटॉमिक मॉडल का एक पोस्टुलेट है वो यूज़ करेंगे। वो पोस्टुलेट क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन द ऑर्बिट whose angular momentum is mvr, whose angular momentum mvr is multiple of h/2π। ठीक है, ये बोहर्स मॉडल का एक पोस्टुलेट था, इसी को हम यूज़ करेंगे। इसमें आप देखें कि mvr nh/2π, ये जो पोस्टुलेट है ये मैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अब हम इसकी इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। इस इक्वेशन में हम वेलोसिटी को एक साइड पे कर देंगे, ठीक है, और बाकी सारे फैक्टर्स एक साइड पे ले आए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो m और r जो है आप राइट साइड पे ले आएंगे, ये डिनोमिनेटर में जाएगा और इसके बाद आप इक्वेशन को स्क्वायर कर लें। ठीक है, दोनों साइड्स को स्क्वायर करना होता है। जब हम खुद से कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं इक्वेशन पे तो हमें दोनों साइड पे वो अप्लाई करना होता है, तो इसलिए राइट और लेफ्ट साइड दोनों को आप जब स्क्वायर लेंगे तो वी गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर 4π स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है,
तो ये हमने वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है बाय बोहर्स पोस्टुलेट, ठीक है। और इस वेलोसिटी की वैल्यू को अब हम अपनी इस इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पर, यानी ये जो v की जो हाईलाइट किया हुआ v स्क्वायर है ना, इसे आप रिमूव कर दें और इसकी जगह आप वो वैल्यू पुट कर दें v स्क्वायर की, ठीक है। चूँकि v स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर में मौजूद है, लिहाजा जब आप v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगी तो वो उल्टी करके पुट करेंगी लाइक दिस, ठीक है। ये देखें, अब ये इक्वेशन है r इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, ठीक है। ये हो गया, ये लिखा हुआ है पहले वाले फैक्टर में, ठीक है। इसके बाद v स्क्वायर था ना, v स्क्वायर की जगह ये पुट कर दिया, v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई नॉट सॉरी 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये उल्टी करके आप दूसरे फैक्टर में मल्टीप्लिकेशन के आगे जो फैक्टर है इधर पुट कर दिया आपने। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें। रीअरेंज इस तरह से किया जा रहा है कि r को हम राइट साइड पे ले आए हैं, ठीक है। जब r राइट साइड पे चला गया तो लेफ़्ट साइड पे कुछ भी नहीं, 1/1, तो और r जब जाएगा राइट साइड पे तो ये जाएगा डिनोमिनेटर में बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ऊपर वाला और नीचे वाला r कट जाएगा और एक r ऊपर रह जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन को फर्दर रीअरेंज कर लें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। एक साइड पर ये जैसे जी ई स्क्वायर पाई m r स्क्वायर को हम लेफ़्ट साइड वाले 1 नीचे वाले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा फैक्टर लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। इसी तरह से जो लेफ़्ट साइड का 1 है ऊपर वो मल्टीप्लाई होगा राइट साइड के एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर एच स्क्वायर के, तो ये फैक्टर राइट साइड पे आ जाएगा क्योंकि 1 को किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो 1 वो फैक्टर ही आता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप इसमें से r की वैल्यू सेपरेट कर लें, यानी r को सेपरेट कर लें, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से r अलग हो गया और जी ई स्क्वायर पाई m स्क्वायर जो है वो राइट साइड पे डिनोमिनेटर में आ गया एंड वी गेट द इक्वेशन 5 बाय विच वी कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ hydrogen atom, and if we have the value of h square z e square pi m mass of electron है, e square जो है चार्ज ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, z जो है प्रोटॉन नंबर है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, n जो है क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें पता है तो इससे हम r रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम ये पुट करते हैं कि हाइड्रोजन के लिए जो प्रोटॉन है वो सिर्फ एक है, ठीक है। तो z क्या था, प्रोटॉन नंबर को जाहिर कर रहा था। अगर हम z की वैल्यू 1 यानी 1 प्रोटॉन था, इसलिए हम z की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो यही वाली रिलेशनशिप में आप देखें z की जगह 1 पुट कर दिया तो आपके पास ये इक्वेशन इस तरह से आती है, r इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर एच स्क्वायर पाई m ई स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये जो फैक्टर है एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, एच भी ये परमिटिविटी कांस्टेंट है, एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट वैल्यू है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वो भी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इन पूरे जो हैं n को सेपरेट कर लें, ठीक है, और बाकी जो फैक्टर है वो पूरा का पूरा कांस्टेंट है और इसको हम इसकी जगह, इस पूरे फैक्टर की जगह ए जो है वो नॉट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। अब a को यानी ये देखें इस इक्वेशन में जो जो मैंने कांस्टेंट वैल्यूज़ की हैं वो उनको बता रहा है कि a में ये कांस्टेंट मौजूद हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इन सारे कांस्टेंट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें, इनकी वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई करें तो इट कम्स टू बी 0.529 सॉरी इंटू 10⁻⁻10 मीटर ये आती है। तो अब इस ये रिलेशनशिप किस तरह से बनेगी, r इज़ इक्वल टू n स्क्वायर ए नॉट, और स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू पुट करें, n क्या है, क्वांटम नंबर, या इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये फर्स्ट शेल के लिए हमने फर्स्ट आर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट आर्बिट के लिए अगर हम यानी फर्स्ट आर्बिट का रेडियस फाइंड आउट करना है तो हम n की वैल्यू जो है वो 1 पुट करेंगे। अगर सेकंड का हमने सेकंड आर्बिट का रेडियस फाइंड आउट करना है तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे और इसी तरह से बाकियों का भी। तो आप देख सकते हैं
कि इसी रिलेशनशिप में हाँ जब r इज इक्वल टू एन स्क्र इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, इसमें जब हमने फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट करना है तो n की जगह 1 पुट कर लिया और हमारे पास एक वैल्यू आ गई, यानी 0.529 एंगस्ट्रॉम जो है ये इलेक्ट्रॉन का रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट में। इसी तरह से 2.11 एंगस्ट्रॉम जो है वो इलेक्ट्रॉन का रेडियस है सेकेंड ऑर्बिट में, एंड सो ऑन।